हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी 6 की और हिस्ट्री की जो हम डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर 7 है। हम लोगों ने चैप्टर 6 तक डिस्कस किया था। चैप्टर 7 जो है वो अशोक पे डिपेंड है, ठीक है। और ज्योग्राफी की जो डिस्कशन है एनसीईआरटी है वो भी चल रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू रखिए, देखते रहिए। थोड़ा सा हाँ लेट मिल रहा है, मतलब वीडियोज़ आपको, तो थोड़ा सा ये है कि कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट हाँ रेगुलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पर डे सोचता हूँ कि मैं पर डे कम से कम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड कर दिया करूँ, बट ड्यू टू सम रीज़न कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं कर पा रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें कंटिन्यू हों, ठीक है। तो चलिए चैप्टर 7 है, स्टार्ट करते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसमें ये है कि जन्मदिन पर जो है रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले हैं और उन्होंने अपने हाथ में उसको दबा के रखा है। उनका जो है सीडी खरीदने का बहुत मन है, सीडी डीवीडी टाइप में, लेकिन वो जो बहुत है मतलब नोटों को देख करके ये छूकर महसूस करना चाहती है कि जो बाएं तरफ गांधी जी हैं, लेकिन जो दाहिनी तरफ जो शेर बने हुए हैं आखिर वो क्या हैं, और शेर वहाँ पे उस नोट पे क्यों बने हुए हैं। तो वो जो शेर बने हुए हैं वो शेरों वाला जो है शीर्ष स्तंभ है, ठीक है, जिसको हम अशोक जो है अशोक चक्र जिसमें बोलते हैं ये। और आखिर ये है क्या, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। देखिए, जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखे जाते हैं उनका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, और उन्हें पत्थरों को मतलब कुछ पत्थरों को काट करके उनको एक सारनाथ के विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। मतलब ये जो हिस्सा था ये था, और नीचे जैसे कि ये पूरा हिस्सा बनाया गया और नीचे एक ऐसे ही मतलब ये था, पत्थर को काट करके गाड़ा गया था और यहाँ पे ये इसको बना गया था, यहाँ पे बना हुआ था। इसमें हम चैप्टर 6 में पढ़े थे। मतलब उसके बाद में क्या है, सारनाथ के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था, याद है ना हम लोगों को। उसके बाद में क्या है कि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ, इसके जैसे स्तंभ जो कि पत्थरों पर अभिलेखित थे, मतलब पत्थरों पर उन्होंने लिखवाए थे, उत्कीर्ण करवाए थे, ठीक है। इससे पहले कि हम ये जानें कि अभिलेख क्या हैं, क्या लिखा है, उससे पहले हम जानते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, ठीक है। जैसे कि कोई भी राज्य है उसको साम्राज्य क्यों कहते थे, ठीक। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। और अशोक के जो पिता हैं वो बिंदुसार हैं, और जो पुत्र हैं अशोक बिंदुसार वो चंद्रगुप्त के मौर्य के हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चाणक्य ने कराई थी, ठीक है, जिनका नाम कौटिल्य भी है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब भी लिखी है। अब हम जानते हैं कि वंश क्या होता है। देखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, ठीक, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 प्रमुख राजा हुए हैं और तीनों बहुत अच्छे राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये तीनों राजा जो हैं बहुत ही अच्छे राजा हुए हैं। इनकी जो उपलब्धियाँ हैं हम लोग आगे के जो हैं चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। साम्राज्य में बहुत से नगर होते थे, ठीक है, जो मानचित्र में काले बिंदु हैं उनसे हम लोग देखते हैं। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। देखिए, ये जो मैप दिया हुआ है ये महत्वपूर्ण नगर जो हैं ब्लैक से हुए हैं। जैसे उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, और यहाँ पे तक्षशिला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, मतलब किसके, पाटलिपुत्र के। और जो अदर ये रेड कलर के दिए हैं ये नगर हैं, ठीक है। ये अभिलेखों के महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से मतलब अभिलेख पाए गए हैं। और महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं, उज्जैन, पाटलिपुत्र और कौन सा है, तक्षशिला। तो तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का जो है रास्ते में पड़ता था। तो वहाँ पे जो व्यापारी हैं, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक रहते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े हिस्से में जो है एक मिडिल क्लास लोग ही रहेंगे, जो कि जिनके किसान होंगे, जो पशुपालक होंगे, ठीक है। मध्य भारत का जो हिस्सा था वो ज़्यादातर जो है जंगलों से भरा हुआ रहता था। तो वहाँ के जो लोग थे वो फल फूल वगैरह जो है संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उसी से जीविका अपनी चलाते थे। मध्य भारत का मतलब समझ रहे हैं आप, मध्य भारत का मतलब ये हिस्सा, ठीक। ये जो हिस्सा था ये मतलब किससे था, भरा भरा था, मतलब जंगलों से। यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी थे। यहाँ पे कई तरह की भाषाएं बोली जाती थीं, और लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, अलग अलग प्रकार की मतलब पोशाक पहनते थे, वस्त्र पहनते थे। अब ये जानना जरूरी है कि राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न है।
देखिए, चूँकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्य आप समझ रहे हैं, मतलब पूरा-पूरा एक बहुत बड़ा, मतलब पूरे इंडिया में जैसे कि मान के चलिए, जैसे ये इंडिया बना है, ये ऐसे इंडिया बना है, ठीक। अब साम्राज्य मतलब समझ रहे हैं, साम्राज्य मतलब यहाँ से लेकर के पूरा साम्राज्य, एक वंश का साम्राज्य, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, पूरा मौर्य वंश का साम्राज्य। लेकिन जो राज्य होते हैं वो किसी एक राजा के होते हैं और एक नियत स्थान के होते हैं, ठीक। जैसे कि चूँकि साम्राज्य जो हैं वो बड़े होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए है जो सेनाओं की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि राजा जो है उसका एक अपना एरिया होता है, मतलब उस एरिया कम होता है। लेकिन जो सम्राट होते हैं पूरे पूरे बहुत बड़े बड़े हिस्सों के होते हैं, ठीक है। उनके अंडर में कई सारे राज्य आते हैं, तो इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करके जो है मिलने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े साम्राज्य को कर से ही चला सकते हो, जो भी डिफरेंट टाइप के कर लगते हैं, ठीक है, अनुदान जो मिलता है कहीं से। फिर है साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। तो चूँकि जो है मौर्यगुप्त जो है मौर्य साम्राज्य जो है बहुत बड़ा था, ठीक है, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर जो सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि पाटलिपुत्र से ही जो है शासन किया जाता था, तो वहाँ ही वहीं सम्राट रहते थे, तो इसीलिए उनका जो है सम्राट का सीधा पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो इलाका है उस पर उनका सीधा नियंत्रण रहता था। इसका मतलब यह है कि मतलब गांव के जो शहर और जो किसान, पशुपालक, शिल्प व्यापारी, ये सब जो चीज़ें होती थी, तो इन लोगों से कर इकट्ठा करके जो है अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, और सारा कर इकट्ठा करके वो किसको दिया जाता था, वो राजा को दिया जाता था। उसी से मतलब लोगों को वेतन देते थे जो उनके अधिकारी लोग रहते थे। उस राज्य में कुछ गलत ना होने पाए, वहाँ पे जो है वो सब रहते थे जासूस लोग, ठीक है, संदेशवाहक लोग रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह संदेश जाता था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब तब मतलब हुआ करती थी। राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखा जाता था। फिर क्या है, मौर्य साम्राज्य के भीतर भी कई छोटे या प्रांत थे, मतलब जैसे कि छोटे छोटे प्रांत हैं, जैसे कि मान के चलिए अब दिल्ली है, दिल्ली के नीचे जो मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो है दिल्ली मानी जाती है, ठीक। तो ऐसे इसलिए छोटे छोटे प्रांत थे। उसी के अंदर भी देखो जो एक जैसे कि मान के चलिए मुखर्जी नगर हो गया, तो ये एक छोटे छोटे प्रांत के रूप में माने जाते थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, क्योंकि अब कोई ना कोई तो उस पर शासन करेगा ही, ठीक है। तो तक्षशिला और उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानियाँ थीं, महत्वपूर्ण नगर कौन से थे, 3 थे, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र पे तो सम्राट जो है सम्राट का ही राज रहता था, लेकिन तक्षशिला और उज्जैन ये तो जो बचती थीं, इन पे किसका राज होता था, मतलब यहाँ से जो है जो छोटे छोटे प्रांत थे उन पे शासन किया जाता था। तो कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल मतलब गवर्नर बना करके भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब राजा चाहे कितना भी कर लें, ठीक है, जो चाहे उज्जैन हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे यहाँ से कितना भी आप प्रांतीय मतलब वहाँ से कितना भी आप गवर्न करने की कोशिश करें, चलाने की कोशिश करें, लेकिन अक्सर वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो वहाँ के लोकल रूल्स थे, वही माना जाते थे। और राजा भी, जो वहाँ के जो लोग राजकुमार थे, जो राज्यपाल टाइप बनते थे, वो भी कुछ टाइम के बाद में उन चीज़ों को मानते थे। हाँ, थोड़ा सा अपना भी रूल्स में ऐड कर देते थे। टोटली जो है मतलब वहाँ के लोकल नियम नहीं मानते थे, क्योंकि राजा लोग थे, वो राजकुमार थे, मतलब एक तरीके से गवर्नर थे, तो उनके भी कुछ रूल होते थे, तो वहाँ के जो लोग रहते थे वो उन चीज़ों को मानते थे, ठीक। अब है प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र थे। जैसे देखिए प्रादेशिक केंद्र समझ रहे हैं, जो तक्षशिला है और जो उज्जैन है, ये प्रादेशिक केंद्र हैं। इनके बीच में विस्तृत क्षेत्र थे और इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा करते थे, और वो कहाँ ले जाते थे, अपने वहाँ पे जगह पे, जैसे कि जो मेन सेंटर हो गया, जो कैपिटल हो गई, वहाँ पे ले जाते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, और जो दक्षिण भारत था वो किसके लिए, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किया। अब नजराना क्या होता है, नजराना वो होता है जैसे जो कर होते हैं वो एक नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन जो नजराना होता है वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मतलब जब भी हो पाता था कि भाई नजराना, मतलब अब नजराना पेश करिए राजा के लिए, तो जब भी मन होता था नजराना पेश किया जाता था। उसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं था कि मतलब आपको 6 महीने में देना है या 1 साल में देना है, लेकिन कर जो था वो
एक फिक्स था कि भाई आप इस साल 6 महीने के अंदर आपको ये मतलब टैक्स देना है, और फिर 6 महीने के बाद में फिर वो वाला टैक्स देना है। मतलब ये टैक्सेस डिसाइड थे। लेकिन नजराना आप आज ले सकते हो, कल भी ले सकते हो, परसों भी ले सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, नजराना और कर में इतना डिफरेंस था। राजधानी में सम्राट, तो राजधानी में सम्राट कैसे हैं, क्या है, तो उसका एक अंश है यहाँ पे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका यहाँ पे विवरण दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यहाँ पे ये जो है मेगास्थनी ये एक विवरण दे रहे हैं, उन्होंने जो देखा है वो यहाँ पे उसको लिखे हैं। तो वही जो चीज़ें हैं उनको, ये ऐसा नहीं हिंदी में नहीं लिखे हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा था, उसको कन्वर्ट करके ये लिखा है कि मेगास्थनीज ने ये लिखा था जब वो मेगास्थनीज जो हैं वो चंद्रगुप्त के जब दरबार में पहुँचे थे तब। फिर राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाने से पहले खाना नौकर खा करके उनको चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में सोते थे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में लिखते हैं, यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। यह एक प्राचीर से विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर मतलब जो मतलब किला, ठीक है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। बुर्ज समझ रहे हैं, मतलब 570 जो हैं एक तरीके से वो हैं क्या नाम, जहाँ पे रहने की जगह है, और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब इसमें पूछा गया कि राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे, तो इसलिए चखते थे ताकि उसमें कोई पॉइजन ना हो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। फिर पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था। पाटलिपुत्र में जो चीज़ें बनी थी वो पक्की ईंटों से बनी थी, वहाँ पे चीज़ें पक्की ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे लकड़ी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, ठीक है, इस तरीके से भिन्न था। फिर है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। तो सिंपल सी बात है, जंगल में जो है राजाओं का इतना जोर नहीं रहता था, तो वहाँ के जो लोग थे काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु मतलब शहद और मोम जैसी चीज़ें ला करके देंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जो कि थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करी। अभिलेख समझ रहे हैं, मतलब उनको लिखवाया और संदेश जनता तक पहुंचवाया। अभिलेख लिखवाया मतलब पत्थर पे लिखवाया कि भाई ये ऐसी चीज़ें हैं, आज यहाँ पे मतलब हम ये कर रहे हैं, या आज हमने ये किया है और ये करना है, आपको यहाँ आना है, आज यहाँ पे ये सब चीज़ें होनी। तो इन्होंने ये जो है ये अशोक ने लिखवाना शुरू किया। और अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो कहाँ हैं, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में, याद रखना है, ठीक है। फिर कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक कर रहे हैं। अशोक का जो अभिलेख है उसमें उन्होंने लिखा है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में एक बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। मतलब श्रमण जो सेवा करते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी इस युद्ध में या तो मारे जाते हैं या वो अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म का मतलब समझ रहे हैं? धम्म मतलब धर्म। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो कलिंग की लड़ाई में युद्ध को लेकर के अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन आया, तो मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत से लोगों ने अपने को खोया। जब वो युद्ध जगह मतलब जहाँ पे युद्ध हुआ था वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने धर्म मतलब उन्होंने जो है युद्ध को त्याग करने का निर्णय ले लिया, ठीक। अब अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग जो है प्राचीन काल का उड़ीसा, मतलब जो अभी उड़ीसा है उसका नाम था।
और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा ये सब देख करके उन्हें युद्ध से मतलब उन्होंने वितृष्णा हो गई थी, मतलब वो घृणा करने लगे थे, मतलब कि वो युद्ध नहीं लड़ते थे। उन्होंने निर्णय लेके लिया कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब ये देख लीजिए कि ये एक मूर्ति मिली थी, उत्कृष्ट जो है पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए, जो कि बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। देखिए जितना जो अवशेष है, मतलब एक तरीके से कह लीजिए जो भी निशान हैं, जो भी चिन्ह हैं, वो जितना बिहार में मिले हैं अशोक के, वो और कहीं नहीं मिले हैं। कैसे मिले हैं ये आप एक समझ दिमाग लगाइए। देखिए जो अशोक हैं वो पाटलिपुत्र की मेन राजधानी थी, और पाटलिपुत्र के आसपास जितना क्षेत्र था उस पर उनका जो है मतलब हक था, वो उसके मतलब अंडर में आते थे अशोक के। बाकी जो प्रोविंस थे, वो चाहे उज्जैन हो चाहे तक्षशिला हो, वो वहाँ के जो राजकुमार थे, गवर्नर, उनके अंडर में आते थे। तो इसीलिए जो अशोक तो यहीं थे। तो उन्होंने जो अभिलेख, शिलालेख जो लिखवाते थे वो यहीं ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, अभी से राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है इस मूर्ति का, यह मूर्ति कला का एक बहुत अच्छा नमूना है। अब अशोक का धम्म क्या था, मतलब अशोक किस धम्म की बात कर रहे थे और धम्म क्या है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें, और क्योंकि वे बुद्ध के जो उपदेश थे उनसे प्रेरित हुए थे। ठीक है, ये बुद्ध के फॉलोवर थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ में क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। मतलब आप अगर आपके आसपास कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप उसको संभालिए। ठीक है, उसको सही करने की कोशिश कीजिए, आपका ये कर्तव्य है। ठीक, इसलिए उन्होंने क्या किया, धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धर्म की मतलब धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा रखे थे। मतलब खुदवा दिए ताकि लोग पढ़ें, जाने, समझें कि आखिर अशोक क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनको फॉलो करें। क्योंकि तब के लोग जो हैं राजाओं को बहुत मानते थे, जो राजा का आदेश होता था उसको फॉलो करते थे। तो अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, इन सब में जो है अपने दूत भेजे। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों तथा जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। अब अशोक ने अपने प्रजा के लिए जो है एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले ये लोग दूसरी रीतियों से माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, बड़ों के आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म को बढ़ाई तथा दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। इसके विषय में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे अशोक के जो संदेश वही कि मतलब दूसरों पर दया करो, मतलब आज भी प्रासंगिक है, दया करो, ठीक है, लोगों की रक्षा करो, कोई अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो उसको मत होने दो। फिर है ब्रह्मी लिपि क्या होती है। देखिए आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो हैं पिछले सैकड़ों वर्षों की ब्रह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। अब देखो यहाँ पे जो आ है, यहाँ पे ये देवनागरी हिंदी है। जो आरंभिक ब्राह्मी थी वो ऐसी थी, आ पहले ऐसे लिखा जाता था, फिर आ ऐसे आया। बांग्ला में इसको ऐसे लिखते थे, मलयालम में ऐसे लिखते हैं और तमिल में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक आ को इतनी भाषाओं में हम लिखते हैं। अब एक मौर्य शासन से उभरने से थोड़ा पहले जो है, लगभग 2400 वर्ष पहले मौर्य शासन आया है, 2300 वर्ष पहले, और इससे 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। आप ये देख रहे हैं, अगर आप नहीं गए हैं तो आपको मतलब अगर आप जा सकते हैं तो चीन की दीवार जो है एक बार घूमने के लिए ज़रूर जाइए।
इसे बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इनकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। ये जो है ना, ये इसके और इसके बीच में ना एक सड़क जैसी निकली है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सड़क है, ठीक। और ये जो बने होते हैं ना, ये एक तरीके से उन्होंने वो बनाया है, जैसे कि 100 मीटर पे एक बुर्ज बनवाया है, समझ रहे हैं, बुर्ज बनवाए हैं, जिससे कि यहाँ पे जो है एक देख रेख की जा सके। तो इन्होंने हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस निगरानी के लिए बुर्ज बनवाए हैं, दीवार की निगरानी के लिए, ठीक। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? तो अशोक जो थे वो मतलब युद्ध ना करने की नीति पे थे, और ये सब जो थे ये मतलब कोई ना आए इसलिए ये सब चीज़ें बनवाया कि मतलब कोई युद्ध ना कर पाए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण तिथि ये है कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई है, तो वो 2300 साल पहले से हुई है। तो हिस्ट्री का जो टॉपिक था ये एक मतलब समझाने वाला टॉपिक नहीं था, ये समझने वाला टॉपिक था, क्योंकि इसमें सब चीज़ें एकदम एक चेक टू कहानियाँ जैसे लिखी हैं। अब कहानी को समझाना तो कहानियाँ पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएंगी। तो इसीलिए ये टॉपिक अब यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है चैप्टर 8 वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हिस्ट्री का, और नाइट में जो है ज्योग्राफी के जो वीडियो है वो लोड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।